हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो हमारे एमआर एजुकेशन हब पर, जो आपके पी टेट, एस टेट और सी टेट में काम आएगी। जो हम करवा रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान। देखो भाई, आपका 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% अबव सिलेबस यहाँ हम कंप्लीट करवा देंगे। और भाइयों, जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, जिसके भाई बहन, बुआ, चाचा, फूफी जो भी अपना तैयारी कर रही हैं, एस टेट, पी टेट या तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें ताकि उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। और भाई, हम ज़्यादा टाइम लेते करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। साइकोलॉजी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, मैंने साइकोलॉजी के बारे में बता दिया था आपको, होता क्या है। स्टडी ऑफ बिहेवियर तक हम आ चुके थे, कि जिसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं किसी भी बंदे का। आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक कहावत कही गई है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना दूंगा जो मैं उसे बनाना चाहता हूं। ठीक है। कई बार पेपरों में ऐसी कहावतें पूछ लेते हैं कि ये कहावत किसने कही है, या फिर उसका नाम दे देते हैं, इसके द्वारा कहे गए कथन कौन से हैं। कथन है ये कथन कहने वाला कौन है? ये कथन कहा था वाटसन ने। किसने? वाटसन ने। याद भी रख लो यार, एक बॉलर हुआ करते हैं शेन वाटसन, ठीक है, उस कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। तो उससे आप याद भी कर रख सकते हो, वाटसन द्वारा कहे गए कथन कौन से थे। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना दूंगा जो मैं उसे बनाना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि कैसा भी बच्चा हो, मुझे एक 4-5 साल का बच्चा तुम सौंप दो, मैं उसको शुरू से लेकर एंड तक एजुकेट करूंगा, पढ़ाऊंगा। शिक्षा एक ऐसी चीज है, जो शिक्षा है कि एक टीचर किसी भी स्टूडेंट को चेंज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग बदल सकता है। जैसा वो चाहता है, किसे? स्टूडेंट को। ठीक है, ये भाई बहुत जरूरी है। देखो, जो मेन टीचर होता है, टीचर क्या है? गुरु है। ठीक है, गुरु बच्चों को ज्ञान देकर उनकी मानसिक स्थिति को समझ के, ठीक है, उनके दिमाग को समझ के, वो समझते कैसे हैं, उनमें चेंज कर सकता है एक टीचर। किसके? स्टूडेंट के। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो टीचर्स हैं आजकल वाले, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ भाई, उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में छुट्टियां इतनी हो जाती हैं और बाकी वर्क लोड इतना उनके ऊपर, एजुकेशन से अलग, कभी ये कागज़ तैयार करो, कभी वो कागज़ तैयार करो, भाई कभी कुछ तैयार करो, उन डॉक्यूमेंट में निकल जाते हैं उनके महीने में 10 दिन। तो ठीक है, टीचर सिर्फ, फिर टीचर के पास टाइम कम रह जाता है, उसको क्या होती है? जल्दी होती है अपना सिलेबस चेंज करवाने की। सिलेबस कंप्लीट करवाओ यार फटाफट। वो सिलेबस कंप्लीट कराने में रह जाते हैं। वो कहाँ स्टडी करेंगे? स्टूडेंट्स की। कहाँ अध्ययन करेंगे? स्टूडेंट्स का। वो अध्ययन नहीं कर पाते। ठीक है, स्टूडेंट्स का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान का मेन महत्व है। हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अध्ययन करो किसका? स्टूडेंट का। ठीक है, तो वो अध्ययन करने का टाइम ही नहीं है टीचर्स के पास। उनके पास ओवर बर्डन इतने डाल दिए सरकार ने, भाई ये कोर्स दो, वो कोर्स दो, आज ये डिमांड दो, आज ये ग्रांट आई है, इस ग्रांट का खर्चा दो। लगे रहते हैं सारा दिन टीचर्स कंप्यूटर पे। तो उनको बस टाइम मिलता है जो भी, उसमें उस सिलेबस कंप्लीट कराने में जुट जाते हैं। ठीक है, हमारे सरकारी स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम इस कारण थोड़ा लो कंडीशन में चला गया है, क्योंकि वहाँ कागजी कार्रवाई ज़्यादा है, एजुकेशन की तरफ फोकस कम होता है। अब हम करते हैं आगे स्टार्ट। ये वाटसन की डेफिनेशन है, उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। जो वाटसन ने कथन कहे थे, हर वीडियो में एक आधा कथन हम लेते रहेंगे जो अलग अलग फिलोसफर या साइकोलॉजिस्ट ने कहे हैं, जो हमारे
शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड हैं। एक बार मैं एक ही वीडियो में अगर डाल दूं सभी कथन्स को, सभी कोट्स को, तो भाई आपके ऊपर से चल जाएंगे, बोरिंग हो जाएंगे वो। हर वीडियो में एक एक कथन हम लेते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान वर्ड का सबसे पहले यूज करने वाला था एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसने यूज किया था, देखो इसका बर्थ हुआ था 1874 में और मरा ये 1949 में। 1874 से लेकर 1949 तक फर्स्ट शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं इसको, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। देखो पहला एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट था, तो पहला एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट था, तो इसको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं। देखो कॉन्सेप्ट एक के साथ एक जोड़ के करवाएंगे तो आपको याद भी रहेंगे। मैंने देखो कहां से लिया, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया, तो फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट भी ये था, ठीक है। और इसको इसलिए फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि पहला एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट या शिक्षा मनोवैज्ञानिक था ये। 1920 की बात है, 1920 में एक ये था, एक इसके साथ है टर्सन, इसको हम पीटरसन भी कहते हैं। दो बंदे थे, दोनों ने मिलके शिक्षा मनोविज्ञान का को स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन कर दिया था, स्पष्ट रूप दे दिया था कि शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जरूरी है, ठीक है। तो उसको स्पष्ट रूप देने वाले कौन थे, हमारे एडवर्ड थॉर्नडाइक और पीटरसन या टर्सन। ओके, इन दोनों के काम के कारण ही शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन किया गया कि ये होता क्या है। ये दोनों बंदे थे, क्योंकि पहला एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। इन्होंने स्पष्ट रूप दे दिया कि एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जरूरी है, शिक्षा मनोविज्ञान एक जरूरी है टीचर्स के लिए, क्योंकि उनको पता इसी से लगेगा कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों का अध्ययन करना कैसे है, उनको समझाना कैसे है, ये सारी चीजें इंक्लूड करती है ये चीज, ठीक है। एक बंदा और था जिसका नाम था जीन रोजियो। जीन रोजियो ने कहा जो शिक्षा मनोविज्ञान है का शिक्षा में मनोविज्ञान के दृष्टिकोण को सूत्रपात किया। सूत्रपात मतलब फॉर्मुलेट, ठीक है। शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या महत्वता है, उसका फायदा क्या है, उसको बताने वाला बंदा कौन था, जीन रोजियो, ठीक है। कि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण को फॉर्मुलेट करने वाला बंदा कौन था हमारी शिक्षा में, वो कौन था, जीन रोजियो। इसका जिक्र उसने उसकी बुक में किया था, उस बुक का नाम था एमाइले। ये इसको तुम याद कर सकते हो ईमेल से, एमाइले के अंदर किया था। इसने लिखा कि जो शिक्षा संस्कृति है, शिक्षा संस्कृति के शिक्षा धातु से बना है शिक्षा मनोविज्ञान, से बना है शिक्षा संस्कृति की, जो हमारी संस्कृति हम यूज करते आ रहे हैं, मतलब संस्कृति कल्चर एजुकेशन में, ठीक है। उसके अंदर जो शिक्षा एक मेटल के रूप में ली गई है, एक धातु के रूप में ली गई है, एलिमेंट्स के रूप में ली गई है, उससे बना है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। ये जीन रोजियो ने अपनी किताब में लिखा था, किस किताब में, एमाइले में, ठीक है। जीन रोजियो ने एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी कि एक बालक
एक कथन था इसका, ये मशहूर, एक बालक एक पुस्तक के समान है। जिसका अध्ययन हर अध्यापक या टीचर को करना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहता है जीन रोजियो कहता है कि एक बालक एक किताब है, किताब का अध्ययन हम करते हैं, देखो हम सिलेबस के हिसाब से किताब को पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते। ठीक है, एक बच्चा एक पुस्तक है भाई, उस पुस्तक का अध्ययन हर एक टीचर को करना चाहिए। मतलब उस किताब के बारे में जानकारी, मतलब उस बच्चे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर एक क्लास में देखो औसतन अगर बेस्ट स्कूल है तो एक टीचर के साथ 30 बच्चों के साथ एक टीचर अवेलेबल होना चाहिए, कि एक टीचर एक साथ 30 बच्चों को इजिली हैंडल कर सकता है। लेकिन हमारी क्या है, एक टीचर पे 50 बच्चे हैं भाई, 40 हैं। ठीक है, तो भाई इतने बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक वो एवरेज होनी चाहिए कि एक सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। उनको वो हैंडल कर सकता है और उनको वो समझ भी सकता है, जान भी सकता है। ठीक है, जो क्लास इंचार्ज है, क्लास इंचार्ज क्या करता है, उनके देखो सारा डाटा रिकॉर्ड्स करता है, जिससे उनका पता लग जाता है उनका परिवार कैसा है, उनका पिछोकड़ कैसा है। ठीक है, हर एक डाटे से कि ये बच्चा भाई एजुकेटेड फैमिली से है तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, तो इसके घर वाले भी इस पर फोकस कर लेंगे। ये बच्चा भाई इनके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हर एक बच्चे का अध्ययन करना जरूरी है। अब कुछ बच्चे पढ़ी लिखी परिवार से आते हैं और कुछ आते हैं अनपढ़ परिवार से। जो पढ़े लिखे परिवार से आते हैं उनके पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चों का इस चीज में भविष्य है, कि उनको यहां लेके जाओ, ये चीज करवाओ। उन बच्चों का एम पहले ही सेट होगा। एम क्या होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उनको पता होगा कि हमने ये जिंदगी में बनना है। और जो भाई जैसे अनपढ़ परिवार या कम पढ़े लिखे परिवारों से आते हैं, उनका एम पहले से सेट नहीं होता, उससे उनको सेट किसने करना होता है, टीचर ने। किसने, टीचर ने। हमारे क्या है स्कूलों में चल क्या रहा है, ज्यादातर बच्चे करते क्या हैं भाई, 10th क्लास है होगी, 10th क्लास के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रीम्स चूज करनी होती है। वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं भाई तू कौन सी स्ट्रीम लेगा, कि भाई मैं तो आर्ट्स लेगा। तू आर्ट्स लेगा, भाई चल मैं भी आर्ट्स में चलता हूँ। अरे तुम कौन सी लेगा, नॉन मेडिकल। अरे तू नॉन मेडिकल लेगा, चल भाई मैं भी तेरे पीछे पीछे नॉन मेडिकल में चलता हूँ। ठीक है, उनको अपने एम का ही नहीं पता, उन्हें बनना क्या है जिंदगी में। वो भेड़ चाल में चल रहे हैं विदाउट एम। मतलब एक रेलगाड़ी दौड़ रही है विदाउट पटड़ी, उनको पता नहीं पहुंचना कहाँ है। ये एम सेट किसने करने हैं, ये टीचर ने करने हैं। क्यों, देखो उनका अनपढ़ परिवार है, उनके माँ बाप को खेती बाड़ी का पता है, लेबर करते हैं, जो काम करते हैं उनका पता है। उनको ये तो नहीं पता कि बच्चे का भविष्य कहाँ सेट हो सकता है। एक बच्चा स्कूल में 8 घंटे या 7 घंटे निकालता है टीचर के साथ, इतना टाइम वो घर वालों को नहीं देता जितना वो टीचर को देता है। तो उस टीचर को पता होता है भाई उसका मकसद क्या है, वो बच्चा कैसा होगा, उस बच्चे को उस हिसाब से हैंडल करो। ठीक है, उसका सबसे पहले एम सेट करो भाई, हाँ तेरा ये एम है। अब कई बंदे सोचते हैं मेरे को भाई अपना यूपीएससी में जाना है। ठीक है, यूपीएससी मतलब आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये चीजें आती हैं भाई। उनको यूपीएससी में जाना है, उनको तुम नॉन मेडिकल दिलवा देते हो +1 +2 में, या मेडिकल दिलवा देते हो। ये वहां कहां काम आएगी, नहीं भाई। वहां काम आएगी जीके, हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी, हमारी पब्लिक एड। मैथ तो आता ही नहीं, बहुत कम आता है, बहुत ही कम चांस होते हैं। सीसेट में थोड़ा सा मैथ आता है, रीजनिंग भी आती है, उसमें एप्टीट्यूड भी आता है। ठीक है, ये किसी काम की नहीं है भाई। अगर उसको यूपीएससी में जाना है भाई, उसको चाहिए टाइम एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, तो उसको वहां क्या दिलवाओ, उसको भाई तू करे शेयर आर्ट्स ले ले, आर्ट्स में तो अपना ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले ले और साथ में पॉलिटी ले ले। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट तो तेरे वहां कवर हो जाएंगे।
बाकी तो आगे बीए में कवर कर लियो, एमए में कवर कर लियो। मकसद मतलब एजुकेशन कर रहे हैं, भेड़ चाल में कर रहे हैं कि मेरे दोस्त ने उस चीज साइड चला गया, वहां चला गया, मैं भी वहीं जाऊंगा। भाई उनका एम नहीं है बच्चों का। वो एम सेट कौन करेगा? टीचर करेगा या उसके घर वाले करेंगे? अगर भाई घर वाले अनपढ़ है, उनको इतना ज्ञान नहीं है, टीचर को तो पता है कि ये बच्चा कितने पानी में है। टीचर तो उसका एम सेट कर सकता है कि हाँ एक एवरेज स्टूडेंट है जिसके 40 से 50% मार्क्स आते हैं। तो भाई अगर देखो, मेरे पास एग्जाम्पल भी है बहुत सारे ऐसे जो 40 से 50% मार्क्स वाले आज आईएएस बने हुए हैं, आईपीएस बने हुए हैं, वो बन जाते हैं, लेकिन उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक बच्चा है जिसके 80 से 90% मार्क्स आते हैं, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट एसएसटी या जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं जीएस के वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो भाई उसके लिए इजी हो जाता है वो कॉन्सेप्ट। तो ये एम सेट करना है टीचर ने, ठीक है। यही बात किसने कही थी? वाटसन ने कही थी कि तुम मुझे एक बच्चा बालक दो, मैं उसे जो बनाना चाहता हूं मैं उसे बना सकता हूं। ये टीचर की कैपेबिलिटी होती है। यही होता है असली टीचर, कि बच्चे को अपने हिसाब से मोड़े, ना कि बच्चों के हिसाब से टीचर चले। आजकल टीचर क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं सर आज हमारा पढ़ने का मूड नहीं है, चलो बेटे बैठ जाओ, करते हैं बातें, आते हैं बातें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। भाई बच्चों को भाई पढ़ाओ, पढ़ाने का इंटरेस्ट क्रिएट करो, उनमें एक जुनून पैदा करो, भाई पढ़, ठीक है। वो वाटसन की कहावत यहां लागू होती है। थोड़े एग्जांपल्स के साथ होंगी भाई, ये तभी क्लियर होंगी, नहीं तो बोरिंग हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं रहना, बोर हो जाओगे, कहोगे क्या यार ये साइकोलॉजी में सूत्रपात दृष्टिकोण कहाँ से आ गया, इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड, ठीक है। ये हिंदी है प्योर, थोड़े खतरनाक वर्ड्स होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद जो एजुकेशन वर्ड है, एजुकेशन वर्ड लिया कहाँ से ले गया है? एजुकेशन वर्ड लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज कहाँ गई? जर्मनी की, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है, ये लिया गया है ई और ड्यूको। ई का मतलब है अंदर से, ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। ई का मतलब है अंदर से बाहर निकालना, ठीक है। अब अंदर से क्या बाहर निकालना है? ज्ञान बाहर निकालना है, ठीक है। उसकी नॉलेज बाहर निकालनी है, उसके स्किल्स बाहर निकालने हैं, ठीक है। ये चीजें बाहर निकालनी है, ठीक है। अंदर से उसकी नॉलेज, उसके स्किल्स, उसमें स्किल्स क्या हैं, ठीक है। उन स्किल्स को उभार के लेके आना, बाहर लेके आना। बच्चे हैं, 6 साल का बच्चा है, कहते मेंटल ग्रोथ यहीं तक होती है बस बंदे की। जो माइंड को डेवलप होना है, जितना डेवलप होना है वो यहीं तक डेवलप हो जाएगा। और नहीं, हाँ, ग्रोथ ऑफ माइंड, ब्रेन, मतलब ब्रेन का विकास यहां तक होता है। और जो मेंटल ग्रोथ है वो 12 साल की उम्र तक होती है, 12 साल की उम्र तक होती है। यहां तक उसके दिमाग में जो मर्जी डाल दो वो अपनी मानेगा। उसके बाद तो भाई वो टीनेज में पहुंच जाता है तो वो तो किसी की नहीं सुनता। ये 12 साल तक हम उसको जैसा चाहें वैसा मोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर वो 13वीं, अगर हम सोचे 9, 10th में, पता क्या करते हैं, कई घर वाले कह देते हैं भाई मेरा तो बच्चा भी छोटा है, इसको दबकाइयो मत, इसको पीटियो मत, ठीक है। इसको प्यार से समझाओ। प्यार से भी समझा सकते हैं, मार से भी समझा सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो मार से समझते हैं, कई बच्चे हैं प्यार से समझ जाते हैं, कई बच्चे फटकार से समझ जाते हैं। अलग अलग तरीके से हैंडल करने पड़ते हैं बच्चे, हर एक पे ये एक ही थ्योरी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। 12 साल तक हम बच्चे को कहीं भी मोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका मेंटल ग्रोथ अभी पूरे लेवल पे नहीं हुई, उसमें हम जो चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पड़ोस में रह रहा है, ठीक है, हमारे पड़ोस में भाई गाड़ियाँ गुड़ियाँ चलती है तो बच्चा भी गाड़ियाँ ही देना सीखेगा, ठीक है। हमारे पड़ोस में बढ़िया प्लेयर्स रहते हैं, खेलने वाले स्पोर्ट्समैन रहते हैं, तो बच्चा भी स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होगा।
हम शहरों में, अच्छे शहरों में रहते हैं, हमारे पड़ोस अच्छा एजुकेटेड फैमिली हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर भी बच्चा क्या सोचेगा, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मैटर करती हैं बच्चे के लिए 12 साल तक। उसका बचपन किन के साथ बीतता, ठीक है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है उसकी मेंटल ग्रोथ में। तो यही अंदर से बाहर निकालना, जो उसका ज्ञान है, उसके स्किल्स हैं, उनको उठाकर बाहर लेके आना, यही एजुकेशन का मेन मकसद है, शिक्षा का मेन मकसद है। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी लिया गया है 2 सब्जेक्टों से। एक सब्जेक्ट हमारा शिक्षा शास्त्र, एक है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। अब जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र में क्या करना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। अब जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसका व्यवहार के अध्ययन ना करें, उसका बिहेवियर को स्टडी ना करें। और उसके बिहेवियर को अगर स्टडी करना है तो हमें मनोविज्ञान का अध्ययन करना है, उसके दिमाग को स्टडी करना है तो हमें साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट बनाया गया। इन दोनों को मिलकर बना है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। देखो, अगर व्यवहार का अध्ययन करेंगे, जब उसका किसी स्टूडेंट का हमें व्यवहार पता होगा, इस बच्चे में ये कैपेबिलिटी है, ठीक है, इसका दिमाग ऐसे है, ये शरारती है, ये चंचल है, ये थोड़ा सीरियस टाइप का है, तो ये हम उसके व्यवहार को बदल सकते हैं, नहीं तो बदल नहीं सकते। तो मनोविज्ञान के बिना शिक्षा शास्त्र अधूरा है। तो दोनों को मिला के बना दिया शिक्षा मनोविज्ञान। ओके। उसके बाद एजुकेशन वर्ड और 2 लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका हम एजुकेशन वर्ड है जो 2 फेमस लैटिन वर्ड से लिया गया है, एजुकेयर एंड एजुकियर, एजुसेरी। ये देखो, इसमें थोड़ा फर्क है, ये है एजुकेयर और ये है एजुसेरी, ठीक है। एजुकेयर क्या होता है, तालीम देना, क्या देना, तालीम देना, ठीक है। तालीम देना का मतलब टू ट्रेन और मोल्ड, किसी को ट्रेन करना, किसी भी फील्ड में, किसी भी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेन करना। ट्रेन मतलब उसको उस चीज का एक्सपीरियंस देना, ठीक है, एक्सपीरियंस देना, बार बार ये तालीम देना और बार बार चीज उसको बताना कि बेटा तू ऐसे नहीं ऐसे कर। देखो, कई बार क्या होता है, छोटी क्लासों में वो 2 का टेबल बार बार करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में क्लास में बैठे होते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सब पीछे पीछे बोलते रहते हैं। इससे क्या होगा, उसके अंदर वो टेबल बैठ जाता है। छोटे बच्चों को रिपीट करके, बार बार रिपीट करके, रेक्टिफिकेशन के द्वारा वो चीज़ें याद दिलवाई जाती हैं। वो एक किस्म का तालीम देना है, उनको ट्रेन करना। जैसे एक प्लेयर है, प्लेयर अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो ही वो ट्रेंड होगा उस गेम में। और मोल्ड करना मतलब उसको बदल देना या मोड़ देना, बच्चे में बदलाव लाना। और एजुकेयर का मतलब है टू ड्रॉ आउट, टू एजुकेयर का मतलब है टू ड्रॉ आउट, मतलब उसमें से परिवर्तन को बाहर निकालना,
परिवर्तन जो उसमें हुआ, उसको परिवर्तन को सामने लेके आना, लोगों के सामने दिखाना कि हाँ इस बच्चे में ये परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, ये एजुकेयर और एजुशियर, एजुकेशन के दो मीनिंग हो रहे हैं, लैटिन वर्ड से लिए गए, ये भी इनसे भी एजुकेशन वर्ड बना है। ठीक है, तालीम देना और टू ड्रॉ आउट मतलब उनका परिवर्तन को बाहर निकालना। तालीम देंगे, नई चीज़ों की उसको सिखाएंगे, समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। बेटा आज नहीं समझाए तो कल समझो, कल नहीं आया तो परसों आ जाओ, परसों तो नरसों तो है ही है भाई, कभी तो उसके दिमाग में आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, पेपरों के दौरान मैथ के क्वेश्चंस पढ़ने लग जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लगेगा फॉर्मूला, और रट्टा लगा लेते हैं। अगर थोड़ी सी भी रकम चेंज होगी तो फिर वो मुंह की तरफ देखेंगे, ये क्या आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, वो चीजें उनको ट्रेंड करना। भाई क्वेश्चंस ऐसे नहीं, ऐसे भी आ सकते हैं। कान ऐसे नहीं पकड़ा जाता, सिर्फ कान टांगों के नीचे से भी पकड़ा जाता है, और कान को ऐसे भी पकड़ा जाता है। ठीक है, उन सब चीज की तालीम उस बच्चे को देनी है। वो देगा कौन, एक टीचर देगा। उस टीचर को ये ज्ञान मिलेगा कहां से, एजुकेशन साइकोलॉजी से मिलेगा। अब कुछ डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की, जो अलग अलग ऑथर्स ने दी हैं। ठीक है, या अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो भी हम पैदा होने से लेके मरने तक सीखते हैं वही एजुकेशन है। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ लर्निंग, जो भी हमने सीखा वो एजुकेशन है। ठीक है, जन्म से लेकर मरने तक। अब कहो भाई जन्म में से क्या सीखा, मरने में क्या सीखा। देखो जन्म लेते ही बच्चा पहली बार सांस लेना सीखता है। जब बच्चा बाहर आता है खुली हवा में आंख खोलता है, अपने इन्वायरमेंट को देखता है आंख खोलकर, पेट के अंदर तो दिख रहा है। जब वो पहली बार बाहर आएगा, आंख खोलेगा, आंख खोलना सीखेगा, सांस लेना सीखेगा। ठीक है, फिर वो दूध पीना भी सीखेगा। सीखता जन्म से स्टार्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता जाएगा, और चीज़ों पे निर्भर हो जाएगा, खाने भी लगेगा, गोडरियाँ चलने लगेगा, घुटनों के बल बैठना सीखेगा, गिरेगा फिर बैठेगा, फिर गिरेगा फिर बैठेगा, मतलब बैठना सीखेगा। फिर वो खड़ा होना सीखेगा, वहाँ पर भी कई बार गिरेगा, वो हजारों बार गिरता है, फिर वो चलना सीखता है। ठीक है, वहाँ पर भी कई बार चलते चलते लड़खड़ाएगा, गिरेगा, फिर बाद में वो धीरे 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 अपना, उसका माइंड भी ग्रो होता रह जाता है, वो चीज़ों को जानना सीखता है। छोटे बच्चों को देखा होगा, अपने पापा को बार बार पूछते हैं, पापा कोई भी अगर हमको चिड़िया दिखी, पापा ये क्या है, अभी पूछा, घंटे बाद फिर पूछेंगे, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है। उनको एक जानने की इच्छा होती है, यहाँ पे वो सीखना चाहते हैं। ठीक है, जन्म से लेकर मरने तक। अब मरने पे क्या सीखता है, मरने पे आदमी सीखता है कि दम ऐसा अपना जो सांस है, आखिरी सांस हम कैसे लेते हैं। ठीक है, लास्ट सांस, जो लास्ट ब्रीथ है, और मरने के बाद दर्द क्या होता है, कैसा हमें महसूस होता है, वो सीखता है यहाँ पे। लेकिन उसका ज्ञान वो किसी को नहीं दे पाता, कि वो चला जाता है दुनिया छोड़ के। ठीक है, हम लास्ट स्टेप तक जो भी सीखते हैं, बुजुर्ग बड़े होने के बाद हम गृहस्थी बसाते हैं अपनी। ठीक है, स्कूलों में जाते हैं, दोस्त कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने, कैसे दोस्तों के साथ रहना है। ठीक है, वो भी हम सीखते हैं। फिर गृहस्थी बसाने के बाद हम सीखते हैं कि हाँ भाई गृहस्थी हमने चलानी कैसे है। बच्चे हो गए, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, उनको कैसे समझाना है, कैसे सिखाना है। बूढ़े होने के बाद बच्चों से सेवा कैसे करवानी है। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं मरने तक, टिल डेथ तक। बुरे वक्त में हमारे
हमें कैसे हैंडल करना है, कई बार हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो घर को उस टाइम कैसे चलाना है, बुरे वक्त में भी सीखते हैं, हर स्टेप में हम सीखते हैं। ठीक है, ये किसने कहा थी? क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद एक था स्किनर। स्किनर ने कहा जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन। शैक्षणिक परिस्थितियां मतलब एजुकेशन के दौरान पढ़ाते हुए जो भी हमारे अंदर, हम बच्चों के अंदर बदलाव देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, उनमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उनका अध्ययन करना, उनकी स्टडी करना। ठीक है, ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग बच्चों को पढ़ाते हुए, शिक्षा देते हुए या शिक्षा ग्रहण करते हुए हम अध्ययन करते हैं लोगों का व्यवहार कैसा है, कि लोगों की सोच कैसी है, लोगों का बिहेवियर कैसा है, ये स्किनर ने कहा था। दूसरा इसने कहा था ब्रांच जो सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। एजुकेशन साइकोलॉजी वो ब्रांच है जो सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। ठीक है, हमने सिखाना कैसे है, हमने सीखना कैसे है, उसकी प्रक्रिया मतलब कौन से प्रोसेस फॉलो करना है किसी को सिखाने के लिए, उसकी जो स्टडी करती है उसको भी हम क्या कहते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी। अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, कोई करते हैं अपना लेक्चर मेथड यूज़ करेगा, कोई क्या करेगा बच्चों खड़े हो जाओ बुक पढ़ो, वर्ड टू वर्ड पढ़ाएगा, कोई क्या करेगा अपना हाँ भाई एक खड़ा हो जाए बच्चा वो पढ़ेगा, उसके पीछे तुम बोलो, और एक्टिविकेशन मेथड हो गया कि अपने कौन सी प्रक्रिया यूज़ करनी है, कौन सी बेस्ट रहेगी बच्चों के लिए। ठीक है, उस चीज़ का अध्ययन करना वो भी स्किनर ने कहा एजुकेशन साइकोलॉजी है। तीसरा शिक्षकों की तैयारी की आधारशिलता, आधारशिलता। ठीक है, जब शिक्षकों को, टीचर्स को लेक्चर तैयार करने हैं तो जब कैसे पढ़ाएगा बच्चों को, उसको कैसे तैयार होना है, उसका बेस कौन बताता है? एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षकों को भी बताती है कि हाँ भाई तुम्हें ये तैयारी करनी है, लेक्चर लगाने से पहले तुम्हें प्रिपेयर होकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का क्या पता कैसा क्वेश्चन पूछ के खड़े हो जाए। ओके, चौथा फोर्थ शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, भूत विज्ञान। देखो एजुकेशन का बेस साइंस भी कहा जाता है किसको? एजुकेशन साइकोलॉजी को, कि शिक्षा की जो बेस है, शिक्षा का जो बेस विज्ञान है वो कौन सी है? एजुकेशन साइकोलॉजी है। अगर हमें एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान होगा तभी हम बच्चों को हैंडल कर पाएंगे। ये चार बातें कही थी किसने? स्किनर ने कही थी। किससे रिलेटेड? एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए स्किनर का कथन क्या है तो ये चारों ऑप्शंस में आएंगे। जहां ये चारों मिल जाएंगे तो टिक कर देना, क्लिक कर देना, यही हमारा क्या है? आंसर है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर, ये था स्किनर, फिर था जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास कैसे करता है? विकास करना।
एक बालक की अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करना। ठीक है, करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। कि एक बच्चा जो उनसे प्रोसेस एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक बच्चा के अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ हैं जो पैदा होते हैं उसको मिली हैं, एक दिमाग मिला है, उसको बोलने की कैपेबिलिटी मिली है, देखने की कैपेबिलिटी मिली है, सोचने समझने की ताकत मिली है, उनमें विकास करना, उनकी डेवलपमेंट करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी, ये जेम्स ट्रेवर ने कहा था। जेम्स ट्रेवर के बाद कार्लोस WB कार्लोस्निक ने कहा मनोविज्ञान के परिणामों का अनुप्रयोग करना। मनोविज्ञान के परिणाम मतलब रिजल्ट का अनुप्रयोग करना। यही क्या है, एक हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान है। जो मनोविज्ञान के रिजल्ट है, जो रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजी हैं, उनको यूटिलाइज करना, यूज करना, ठीक है, किसमें, एजुकेशन में। किसमें, एजुकेशन में। वो किसने कहा, WB कार्लोस्निक ने। वो क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी। एक डेफिनेशन इसने भी दी कि हमने यूज करने हैं जो मनोविज्ञान के रिजल्ट हैं, जो साइकोलॉजी के रिजल्ट्स हैं, उसको किसमें यूज करना, एजुकेशन के अंदर। ठीक है, एजुकेशन के अंदर यूज करना, वही क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी। सबसे इजी डेफिनेशन यही थी। एक और क्रो एंड क्रो वाली थी, एक और है एलिस क्रो। एलिस क्रो ने कहा मानव प्रतिक्रियाओं के वैज्ञानिक रूप में व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। एलिस ने क्या कहा, एलिस ने कहा जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है, जो मानव प्रतिक्रिया कि एक बंदा कैसे बिहेव करता है, उसका साइंटिफिक रूप में रिजल्ट लेके आना या सिद्धांत लेके आना, ठीक है, उनको यूज करना, यूज करके बंदे में बदलाव करना, स्टूडेंट में बदलाव करना। ठीक है, हर एक बंदे की प्रतिक्रिया अलग अलग हैं, उन प्रतिक्रियाओं के वैज्ञानिक रूप में व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है कौन, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। एक टीचर एक बंदे की हर प्रतिक्रिया में, हर स्टेप पे, हर कदम पे वो उनमें चेंजेस करता ही रहता है। ये कही किसने थी, एलिस क्रो ने कही थी। अगर ये कथन आ जाए तो ये कथन कहा किसने, एलिस क्रो ने कहा। आज के लिए भाइयों हम इतने रखते हैं। यहाँ होगी हमारी साइकोलॉजी की कुछ ऑथर्स की डेफिनेशंस और मनोविज्ञान जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका मैंने बता दिया मीनिंग कैसे आया, वो साइकोलॉजी का कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से वो एजुकेशन साइकोलॉजी बनी, ये हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हमने एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, एजुकेशन के बारे में पढ़ा, एजुकेशन का मतलब क्या है और एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशंस अलग अलग ऑथर ने कौन कौन सी दी हैं, और भी मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो भाइयों इन पे आप ध्यान देना और इनको याद करना। और कथन तो मैं जो भी कथन हैं, किसी भी ऑथर ने कोई बढ़िया बात कही है वो मैं हर एक वीडियो में एक एक इंक्लूड करता रहूँगा, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे। देखो हम कहाँ से शुरू हुए थे, हम शुरू हुए थे सुकरात से, ठीक है, फिर अरस्तु, प्लूटो, फिर अरस्तु, ठीक है, हमने बहुत सारे डेकार्त वगैरह वगैरह सब हमने यहाँ स्टडी की। ठीक है, अब ये जो हैं इनका ही अध्ययन देखो, हम सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिलेट बन जाते हैं। प्लूटो का गुरु कौन था, सुकरात का गुरु कौन था, ठीक है, और अरस्तु का गुरु कौन था, और अरस्तु को ही अरिस्टोटल भी कहा जाता था।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ इंक्लूड कर चुके हैं। और भाई अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक किया करो और कमेंट किया करो। अगर लैंग्वेज में ज़्यादा हिंदी में दिक्कत है तो वो भी आप बता दिया करो यार, क्योंकि इनको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं करवा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, साइकोलॉजी को कंप्लीट। ठीक है, और आपको जो भी भाई अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम 95% प्लस आपका सिलेबस यहाँ आपको करवा देंगे साइकोलॉजी का। थैंक यू, बाय, टेक केयर।